गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को हम जिन ऑब्जेक्ट कंटेंट्स में पढ़ेंगे वो हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, सेकेंड वन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, थर्ड वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। ओके, जैसा कि आप जानते हो बेटा कि टीचर्स हों, ट्रेनर्स हों या कोचेस हों, वो अपने प्लेयर्स के या अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए हमेशा एफर्ट्स लगाते हैं, है ना। तो अब वो कोई भी स्किल हो सकती है, गेम्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए ना बायोमैकेनिक्स भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स किस वर्ड से मिलके बन रहा है? बायो प्लस मैकेनिक्स। तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैकेनिक्स मीन्स ब्रांच ऑफ physical science which deals with force acting on a body in static condition or in moving condition. तो जब कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो या मूविंग पोजीशन में हो, उस वक्त जो बॉडी का मीन्स जो इसका फिजिकल कंडीशन, जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। ओके, this is a sub-discipline of physical education and it is a combination of two words. This we are seeing bio and mechanics. Bio means आपको समझ में आ रहा है living things, और mechanics का मतलब होता है कि ये एक फोर्स है जो कि मोशन और रेस्ट, मतलब रेस्ट और मूव बॉडी, मोशन बॉडी में अप्लाई होता है। ठीक है, इसका जो पर्पस होता है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन है उसको इवेल्युएट करना, या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि बायोमैकेनिक्स इज़ अ सब डिसिप्लिन दैट अप्लाइज द लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड फिजिक्स टू स्टडी द बॉडीली मूवमेंट एंड द कॉजेज ऑफ मूवमेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, या जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मूवमेंट होते हैं, है ना, स्पोर्ट्स में, उसको स्टडी करना और उसको एनालाइज करना बायोमैकेनिक्स होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं और या मूवमेंट के जो पैटर्न्स होते हैं उनको स्टडी करना और उनको एनालाइज करना इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, है ना। इट कैन बी सेड दैट द बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द बॉडी एज अ मशीन। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट कर, मतलब समझते हो और उसको एक मशीन समझकर उसकी जो स्टडी करते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड द बायोमैकेनिक्स, है ना। दिस स्टडी ऑफ द बॉडी लुक्स एट द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी एंड द मूवमेंट दैट दीज फोर्सेस प्रोड्यूसेस। The next one is importance of biomechanics in sports. अब बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स में क्या इम्पोर्टेंस है? अभी हमने देखा कि बायोमैकेनिक्स का क्या मतलब होता है, अब हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओके, इट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल फिजिक्स टू अंडरस्टैंड मूवमेंट्स ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड स्पोर्ट्स इम्प्लीमेंट्स सच एज क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, जेवलिन एक्सेट्रा, है ना। तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज करने में। एंड डेटा ऑफ परफॉर्मेंस इज कलेक्टेड बाय डिफरेंट बायोमैकेनिकल टेक्निक्स एज सिनेमेटोग्राफी, मायोग्राफी एंड एनालाइज्ड। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है ना। ये जो बायोमैकेनिक्स है ये टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स को इम्प्रूव करता है, और इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट ह्यूमन मूवमेंट एंड ऑल्सो द फोर्सेस दैट एक्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ओके, now see the first one. First one is improvement of techniques, है ना। जो भी कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसकी एक टेक्निक होती है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमको सबसे पहले अपनी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। अगर हम टेक्निक में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे निकल कर आएंगे, ठीक है। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स टू इम्प्रूव टेक्निक. इट डिटरमाइंस हाउ द टेक्निक शुड बी एग्जीक्यूट टू गेट बेस्ट रिजल्ट, है ना। ये हमको सिखाता है कि किस तरह हम अच्छी से अच्छी टेक्निक्स यूज़ कर कर बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं. बायोमैकेनिक्स की विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स करेक्ट अ मिस्टेक. दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द गेम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर. जैसे जो टीचर्स होते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं और उसके बाद में जो प्लेयर्स होते हैं उनकी स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं. नई नई टेक्निक्स को यूज़ करके स्पोर्ट्समैन की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और उससे क्या होता है, बेटर रिजल्ट्स निकल कर आते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिक फॉसबरी डिस्कवर्ड द न्यू टेक्निक्स ऑफ हाई जंप विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिक्स, and that technique helped him in achieving extraordinary enhancement in comparison to the straddle technique. इसमें एक एग्जाम्पल दिया है डिक का कि वो हाई जंप के प्लेयर थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बायोमैकेनिक्स की हेल्प से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया था और वो एक नई टेक्निक लेके आए थे और उससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले. ओके, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. जो भी इक्विपमेंट्स हमको स्पोर्ट्स में हम यूज़ करते हैं उनके डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. तो इट ऑल्सो कम्स इन दिस. स्टडी ऑफ बायोमैकेनिक्स ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ये इसमें हमको ये हेल्प मिल जाती है कि आपको जो इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन होती है ना, जैसे शूज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, क्लोथ्स हैं, इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है उसको आप इम्प्रूवमेंट वाले पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन कर सकते हो, है ना. इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनके परफॉर्मेंस को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या इंजरी से बचाने के लिए इस तरह के पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. फॉर एग्जांपल टी शर्ट, रनिंग स्पाइक्स, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, हॉकी स्टिक्स, डिफरेंट साइज ऑफ फुटबॉल्स एंड लो वेट हेलमेट्स फॉर प्रोटेक्शन. ओके, जैसे अगर अपन एग्जांपल देखते हैं, जो बड़े बड़े टेनिस के रैकेट्स होते हैं ना, उससे वो बॉल को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और इंजरीज़ जो होती हैं उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं हम, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और सेकेंड वन इज़ प्रिवेंट इंजरीज़. इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज़ इन वेरियस वेज. लाइक जो बायोमैकेनिक्स से जो फोर्सेस होते हैं ना, इट कॉजेज इंजरी, है ना. तो इट प्रिवेंट द इंजरी फ्रॉम अकरिंग और रीअकरिंग. एंड व्हाट एक्सरसाइज में हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरी. इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर चेंज इन टेक्निक्स, इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग टू प्रिवेंट इंजरीज. ये इंजरीज से भी प्रिवेंट करता है. हेल्प टू अंडरस्टैंड द human body. It gives the knowledge of different system of your body. For example, nervous system, muscular system and skeletal system. आपको जब अपनी बॉडी के सारे सिस्टम का नॉलेज होगा तो आप जो भी काम करोगे वो उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए करोगे. Improving teaching and learning process helps in teaching and learning process. फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में कि हर फील्ड में क्या होता है, मूवमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना. और जो बायोमैकेनिक्स होता है वो हेल्प करता है एक्यूरेसी में, है ना, और अल्टीमेट हेल्प करता है इन्हांसिंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में. आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक्यूरेटली करो और आपका परफॉर्मेंस बेटर हो. इसमें कौन हेल्प कर रहा है आपको? बायोमैकेनिक्स हेल्प कर रहा है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो.
अनदर वन इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। जैसे जैसे हमको पता चलता है कि कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं या कहाँ हमको ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, है ना। तो इट हैज़ अ पोटेंशियल फॉर ब्रिंगिंग मॉडिफिकेशन इन ट्रेनिंग विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेंगे, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आएंगे। इसको हम अलग अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल डेफिशिएंसी है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उसमें टीचर्स हेल्प कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स पर्सन को अगर परफॉर्मेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और द टीचर लर्न्स अबाउट द लिमिटेशंस, ट्रेनिंग कैन बी imparted accordingly. Then last but very important, that is safety, है ना। it helps in promoting safety also. Sports person moves his nervous system, instructs his muscles to contract. These contraction causes bones to move around the axis of joints. When teacher of physical education impart training to the sports person, they have a responsibility to not only guide them to enhance their performance but do so in a safe and effective manner. जब टीचर्स बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं या उनको कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो उनको ये सिखाते हैं कि सेफ्टी के साथ सारा काम करना। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना, अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखना, जो भी कमांड हम दे रहे हैं उसको एक्टिवली परफॉर्म करना, ठीक है ना। और बायोमैकेनिक्स जो है सेफ्टी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन को भी प्रमोट करता है। नाउ आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स विल सी द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन जॉइंट्स विच मे बी डिवाइडेड इंटू 4 मेजर काइंड्स। जो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, बोन्स के जो जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल मोशन जो होता है ना जॉइंट्स का, वो होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है बेटा कि जो मूवमेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, है ना, तो मूवमेंट जब भी होता है वो 2 जॉइंट्स के बीच में होता है। तो ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है इसमें क्या होता है कि जो 2 जॉइंट्स होते हैं, 2 में से एक जॉइंट मूव करता है ना। इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑल मूवेबल जॉइंट्स बट इन मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशंस ऑफ द कार्पस एंड टॉर्सस इट इज़ द ओनली मोशन परमिटेड। इसमें क्या होता है कि जो एक मूवमेंट हो, एक जॉइंट होता है वो मूव करता है और जो दूसरा वाला होता है वो नहीं करता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट अकर्स बिटवीन लॉन्ग बोन्स बाय एंगुलर मूवमेंट्स। अपन ने देखा ग्लाइडिंग मूवमेंट जो था उसमें एंगुलर मूवमेंट नहीं था, है ना, और इसमें एंगुलर मूवमेंट है। मतलब एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी मूवमेंट हो रहा है तो एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ग्लाइडिंग मूवमेंट में कोई एंगल फॉर्म नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये हैंड को स्ट्रेच किया तो ये क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द एंगुलर। इसमें क्या होता है, 2 बोन्स के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, जबकि ग्लाइडिंग मूवमेंट में ऐसा नहीं होता है। एंगुलर मूवमेंट में जो भी 2 जॉइंट्स मूव करते हैं या जो 2 बोन्स मूव करती हैं, उन दोनों बोन्स के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मूवमेंट। The various movements which fall under angular movements are described below. तो इसमें हमने देखा बेटा कि जो ग्लाइडिंग मूवमेंट था वो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट मूवमेंट और सिंपल मूवमेंट था, है ना। और जो एंगुलर मूवमेंट होता है उसमें जो 2 बोन्स होती हैं उनके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो डिफरेंट एंगल का फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पर एंगुलर मूवमेंट को 4 में डिवाइड किया गया है ना। वन इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है, जो बेंडिंग पार्ट होता है जॉइंट का, है ना, उसमें जैसे सपोज 2 जॉइंट्स हैं
तो उसमें जो जॉइंट मूव कर रहा है या बैंड हो रहा है और बैंड होने पर जो एंगल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो उस मूवमेंट में एंगल जो है इंक्रीज़ होता है। ओके, यू सी दिस पिक्चर, जैसे इसमें ये जो आर्म है, ये जब सेंटर में मतलब इसको जब सेंटर से हम देखेंगे तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शोल्डर और पाम के बीच का एंगल डिक्रीज होगा, है ना। अभी ये पहले 90 डिग्री में है, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये फ्लेक्शन होगा। और इसी आर्म को जब हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, है ना, तो तब ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। ये देखो इस पिक्चर से आपको और समझ में आएगा कि ये जो सेंटर में जो पाम है ये स्ट्रेट है ना। अब जब इसको आप नीचे की तरफ ले जा रहे हो, है ना, पाम से अगर जब हम इसको नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। नाउ द थर्ड एंड फोर्थ, एबडक्शन एंड एडक्शन। अब ये जो होता है ये आपकी बॉडी के सेंट्रल लाइन से, आपकी जो बॉडी है उसका जो सेंट्रल लाइन है उससे अगर आप देखिए ये किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अगर आप राइट साइड में राइट और लेफ्ट सेंट्रल लाइन से आप दूर जा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड एबडक्शन, है ना। और वापस जब हम उसी पोजीशन में आ रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एडक्शन। जैसे आपने आपके हाथों को सपोज स्ट्रेट ले जाकर नीचे की तरफ आप ले जा रहे हो तो वो होगा एबडक्शन, और नीचे से जब आप वापस ऊपर की तरफ आ रहे हो तो वो हो जाएगा एडक्शन। मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कभी भी अपनी बॉडी का जो मिड लाइन है उससे आप जब दूर बॉडी को मूव करते हो, है ना, किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एबडक्शन। और जब हम रिटर्न अपनी पोजीशन पर आते हैं, अगर हम एबडक्शन का एग्जांपल देखें तो लिफ्टिंग द अपर लिम्ब हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म अ राइट एंगल विद द साइड ऑफ द बॉडी। ओके, और एडक्शन का क्या होगा, मूविंग अ पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन, वापस से मिड लाइन में मतलब अपनी बॉडी की तरफ वापस आना इज कॉल्ड एडक्शन। इसका एग्जाम्पल होगा रिटर्निंग द अपर लिम्ब फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी। नाउ द थर्ड वन इज सर्कमडक्शन। अब ये क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर एंगुलर मूवमेंट्स, है ना। जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन था, उन चारों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमको शोल्डर मूवमेंट में देखने को मिलता है कि शोल्डर का जो पूरा मूवमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड द सर्कमडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, पहले फ्लेक्शन, फिर एक्सटेंशन, फिर एबडक्शन, फिर एडक्शन, ऐसा करके पूरा मूव कर रहा है। तो ये जो हाथ गोल पूरा सर्कल में मूव कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन। अनदर वन इज रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है, जैसा हमने हमेशा सोशल साइंस से पढ़ा है ना कि एक एक्सिस पर जब अर्थ मूव करती है दैट इज कॉल्ड रोटेशन। सेम वे कि बॉडी में भी जब बोन्स एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मूव करती हैं दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। जैसे हमारा जो सिर को हम जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक एक्सिस के ऊपर पूरा वो ऐसा गोल घूमता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग अदर मूवमेंट्स। अदर मूवमेंट्स में है हाइपर एक्सटेंशन, है ना। हाइपर एक्सटेंशन का क्या मतलब है, एक्सिस एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ जॉइंट बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। जैसे बेंडिंग द हेड बैक बियॉन्ड द अपराइट पोजीशन, सिर को पीछे की तरफ ऐसे झुकाना, है ना। डॉर्सी फ्लेक्शन, जैसे बेंडिंग द फुट एट द एंकल टूवर्ड्स द चिन। और प्लांटर फ्लेक्शन है, इन्वर्जन है, प्रोट्रैक्शन है, और रिट्रैक्शन है, एलिवेशन है और डिप्रेशन है। ओके, सुपिनेशन है, प्रोनेशन है और इवर्जन है। ओके, so here we have seen 5 kinds of movement. One is gliding, second one is angular, third one is circumduction, fourth one is rotation, and in fifth we have seen the other movements. Okay, so here we have completed 2 parts of the chapter. Now we will continue the remaining parts in our next class. Okay.